चलिए अब आते हैं अपन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर। यानी कि हम एक बार ग्लूकोज के साथ क्या होता है सेल के अंदर वो बात करते हैं। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए सेल के अंदर ग्लूकोज का आना जरूरी है। जैसे सपोज करो कि ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के जस्ट पास में सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है। तो जो ग्लूकोज है उसका फ्लो मतलब उसकी एंट्री सेल में होनी चाहिए और उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। एक सिग्नलिंग चलती है पूरी की पूरी, तो उसके थ्रू ग्लूकोज है वो अंदर आता है, और दूसरा है इंसुलिन के बिना ही ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। बिना इंसुलिन के लीवर की सेल्स, एरिथ्रोसाइट सेल्स और ब्रेन सेल्स में ग्लूकोज जाता है, और इंसुलिन की सिग्नलिंग के साथ में मसल्स में और एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाता है जहां ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको स्टोर करना होता है। ग्लूकोज है वो ऐसे देखा जाए तो सेल के अंदर बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली बहुत एक्टिव है। यदि ग्लूकोज फ्री फॉर्म के अंदर रहेगा ना सेल के अंदर तो दिक्कत करेगा। इसीलिए ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल में उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। ज्यादा हुआ तो उसको ग्लाइकोजन बना देंगे और प्लांट के अंदर स्टार्च बना देंगे। तो उतनी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है जितनी जरूरी है, बाकी नहीं रखनी है। अब बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखो मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंसफुली चीजें समझते जाइए। आपके लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर जरूर जरूर ध्यान देना। आप ग्लाइकोलाइसिस है उसका क्या मतलब है? ग्लाइकोलाइसिस में दो शब्दों से बना है। एक तो ग्लाइकस जिसका मतलब होता है स्वीट, और लाइसिस का मतलब होता है लूजनिंग या ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस ग्लाइकोलाइसिस को तीन साइंटिस्ट हैं, एमडन, मेयरहोफ एंड पार्नस, इन्होंने सर्च किया था, डिस्कवर किया था। तो इनके ऑनर में इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। बच्चों वाली बात है ना ये तो बिल्कुल से, ये ईएमपी पाथ भी होता है। अब इसके अंदर टोटल 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, यानी 10 स्टेप्स होते हैं जिनमें एंजाइम काम करते हैं, और 10 स्टेप्स के दौरान लास्ट में क्या होगा? जो ग्लूकोज है एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन है, इससे दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनेंगे, 3 कार्बन इन ईच। इस पूरी प्रोसेस के दौरान काम की बातें क्या हैं? काम की बातें ये हैं कि दो जगह पे एटीपी का खर्चा होता है। आगे अपन पढ़ेंगे, मैं तो एक बार ओवरऑल बता रहा हूं आपको काम की बात। दूसरा दूसरा इसमें से दो NADH बनते हैं और 4 ATP बनते हैं। 4 ATP का सिंथेसिस भी होता है। इस पाथवे की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ लॉजिकल बातें हैं, अच्छी लगेंगी देखना आप। ये जो 4 ATP बन रहे हैं इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जब किसी का ऑक्सीडेशन हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा हो, यानी ETS वाला सिस्टम। और ये है सबस्ट्रेट लेवल का मतलब एक रिएक्शन चल रही है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट और उसी के अंदर एटीपी भी बन गया, तो उसे हम सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज आपको? अब इस ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस के कुछ बेसिक और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है
इसे बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। क्यों? तो आपको एक बार साइड में मैं बताता हूं समझने के समझाने के पर्पज से कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। अगर लिटरल सेंस के अंदर देखो ना ऑक्सीडेशन का मतलब, तो ऑक्सीडेशन का मतलब यह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और प्रोटॉन भी रिलीज हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो, तो उसे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो मैं ये लिख लेता हूं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, प्रोटॉन निकलने चाहिए और साथ ही साथ CO2 भी निकलनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आप ये देखो, ये जो NADH बना है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, प्रोटॉन निकले हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रिलीज टू फॉर्म NADH। तो चलो ये दो काम तो हो गए, ये दो तो हो गए, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान CO2 तो नहीं निकली, CO2 नॉट रिलीज्ड। तो इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम नहीं कह सकते। समझ में आया कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कहते, पार्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पहले भी 6 कार्बन थे एक ग्लूकोज के फॉर्म में, अब यहां पे तीन कार्बन मतलब 2 पाइरुवेट के फॉर्म में वापस से वही 6 कार्बन है, तो कार्बन का तो नहीं रिलीज हुआ यहां पे, इसलिए इसको कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। नेट एटीपी का कितना सिंथेसिस हुआ? 2 का ऊपर खर्चा हो गया, 4 का सिंथेसिस हो गया, तो 2 का नेट गेन हो जाता है, ऐसा कुछ हो गया। ये क्लियर हुआ ये सब चीजें? तो ये है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस की फोटो दिखा देता हूं, देखो। उम्मीद है कि ये दिख रहा है आपको। और अब इसको ना अपन थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं। आप रिएक्शंस हैं वो थोड़ी बना लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो थोड़ा आप इसे अपने हिसाब से देख लीजिए। स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी की शुरुआत होगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज के ऊपर काम करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ये जो हेक्सोकाइनेज है ये क्या कर रहा है? मैग्नीशियम आयन का इस्तेमाल कर रहा है और इसी स्टेप के अंदर एक एटीपी का खर्चा हो रहा है, इसलिए यह स्टेप बन जाता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक आइसोमेरेज काम करता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, PGI। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। हम इधर लिख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस 3 ही है, ज्यादा नहीं है, तो अपन देख लेंगे बाद में। तीसरे रिएक्शन पे ध्यान दो। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, जिसका कई बार नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 भी होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत बार आता है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। इस स्टेप में वापस एटीपी लगता है, तो ये स्टेप भी इरिवर्सिबल हो गया। मतलब जहां पर एनर्जी लग रही है वो वाले स्टेप इरिवर्सिबल है। तो एक तो हमारे पास में 1 नंबर वाला स्टेप है, एक हमारे पास में 3 नंबर वाला स्टेप, 2 तो आ गए अपने पास। आगे चलते हैं एक बार। तो पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज लगा,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, आइसोमरेज एंजाइम लगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एटीपी लग गया यहां पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज से। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है एल्डोलेज। और ये एल्डोलेज क्या करेगा, इसे 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में तोड़ेगा। एक तो बनेगा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और एक बनेगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ही कंपाउंड 3-3 कार्बन के हैं। अब ये दोनों कंपाउंड खुद भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक एंजाइम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज है ना, ये एंजाइम क्या करेगा, DHAP को वापस से कन्वर्ट किस में करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से ही आगे रिएक्शन चलती है, DHAP से आगे नहीं चलती। DHAP बन जाएगा पर वो वापस कन्वर्ट किस में होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर। तो ये एक और अपने पास में काम की बात हो गई। फिर उसके बाद में देखो और एक चीज समझते हैं अपन, सॉरी, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, इसका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो NAD ले लेगा, और इसका फॉस्फोराइलेशन भी कराएंगे, और उस फॉस्फोराइलेशन से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं, सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज से बनाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर इसके बाद में बनाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनाना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और ये कन्वर्ट भी हो सकता है, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अब इससे आगे रिएक्शन चलेगी, इससे बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करना है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करना है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोइनोल फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, और फिर इसको लास्ट में पाइरुवेट में कन्वर्ट करना है। ये तो हो गई पूरी की पूरी रिएक्शंस। अब इनके रिएक्शंस में खास खास बातें देखो। इस स्टेप के अंदर ATP लगता है, इस स्टेप में ATP लगता है, ठीक है। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भाई NADH बन जाएगा, और इसके अंदर फॉस्फेट डाल देंगे। फॉस्फेट डालेंगे तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। पहले तो 3 कार्बन पे फॉस्फेट था, अब 1,3, 1 पे भी है 3 पे भी है। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं तो खुद ही देखो ना, एक फॉस्फेट कम हो गया, 1,3,3, तो एक फॉस्फेट है उससे ADP के ऊपर जोड़ के ATP बनवा लो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो आपको लास्ट में देखो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, इसमें फॉस्फेट है और पाइरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं है, तो जो फॉस्फेट है उसको यहां से ATP बना के निकाल लो। अब क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल चलते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NADH, 2 मॉलिक्यूल ATP, ये और 2 मॉलिक्यूल ये, तो 4 ATP बन जाएंगे। ऐसे करके हर स्टेप के अंदर एक एक एंजाइम काम लग रहा है। हम अपन एक एक स्टेप को अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, तो टेंशन मत लेना आप। ये रिएक्शन तो ग्लाइकोलाइसिस की हो गई। साइड में इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, वो याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर हाँ एक बार यदि आप समझ रहे हो ना तो रिएक्शन समझने में बहुत इजी रहते हैं ये, तो देख लो, याद मत करना चाहिए इसे। फिर ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस के अंदर आप ध्यान से देखोगे
तो जहां जहां पर एटीपी बन रहा है और जहां पर एनर्जी चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, वो स्टेप्स इरिवर्सिबल है। 1 नंबर 3 नंबर के साथ 10 नंबर वाला स्टेप देखो, लास्ट वाला, ये वाला स्टेप भी इरिवर्सिबल है। तो 3 इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। क्या पता इनके एंजाइम पूछ ले, क्या पता स्टेप नंबर पूछ ले, याद करना इसको। और क्या क्या चीजें याद करनी है आपके सामने, ग्लाइकोलाइसिस के जो इंटरमीडिएट्स है, ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट तक, सबको ध्यान से देखो। कितने हैं टोटल, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंटरमीडिएट्स हैं। एनी हाउ, इन 11 में से जो ग्लूकोज है उसके पास में फॉस्फेट नहीं है, और जो सबसे लास्ट में पाइरुवेट है उसके पास भी फॉस्फेट नहीं है। यानी कि यहां पर 9 इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं जिनके पास में फॉस्फेट है फॉस्फेट। 9 इंटरमीडिएट्स के पास में है, खुद ही देख लो चाहे से आप, है कि नहीं। इसका भी एक बेनिफिट है। देखो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके 2 प्रॉपर्टीज याद रखो आप, तो आपका काम बन जाएगा। पहली, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और कोई सा भी कंपाउंड ले लो जिसपे फॉस्फेट है, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेट सपोज मैं पहला ही ले लेता हूं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण फॉस्फेट लगा हुआ इंटरमीडिएट सेल को छोड़ के नहीं जाएगा, वो सेल में ही रहेगा। और सेल में रहेगा तो रिएक्शन करनी पड़ेगी उसको। फायदा हो गया ना फॉस्फेट का। फॉस्फेट जुड़ने से कंपाउंड का चार्ज नेगेटिव हो गया, जिससे कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और एक खास बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट हैज ट्रांसपोर्टर फॉर phosphorylated कंपाउंड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में फॉस्फेट जुड़े हुए कंपाउंड को निकालने के लिए ट्रांसपोर्टर ही नहीं है, तो अब तो इनको अंदर ही रहना पड़ेगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसलिए ये फॉस्फेट जुड़ना बहुत अच्छी बात है। फॉस्फेट जुड़ गई, अब तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगी अच्छे से। तो ये तो हो गए अपने पास में ग्लाइकोलाइसिस की ओवरऑल रिएक्शंस। आप चाहे किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा टेंशन मत लेना कि भाई हम CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको तो एक एक स्टेप डिटेल में पता होनी चाहिए, या फिर हम जो है कोई छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको डिटेल में पता नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना वो मिनिमम भी है और ये मैक्सिमम भी है, इतना तो रिक्वायर्ड है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहां से। चलो अब अपन बात करते हैं एक एक रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन नंबर 1, इस रिएक्शन नंबर 1 की खास खास बातें जो हैं वो अपन समझ लेते हैं यहां पे। रिएक्शन नंबर 1 में एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। यहां से समझ में आ गया कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर हुआ? ग्लूकोज के ऊपर एटीपी जोड़ना है तो ये एटीपी का, सॉरी फॉस्फेट जोड़ना है तो ये फॉस्फेट यहां छठे कार्बन पे जुड़ जाएगा, उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। साथ ही साथ प्रोटॉन निकल जाएंगे, एडीपी निकल जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अब इसमें जो एंजाइम काम कर रहा है हेक्सोकाइनेज, उसकी खास बात, ये एंजाइम एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। नॉन स्पेसिफिक एंजाइम का क्या मतलब है?
इस एंजाइम का मतलब है कि ये कोई भी 6 कार्बन का जो शुगर होगा उस पे फॉस्फेट जोड़ता है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ मैनी हेक्सोज, जैसे ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, इसके अलावा फ्रक्टोज हो गया, इस तरीके से, सॉरी फंक्शन लिख दिया, फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये इस हेक्सोकाइनेज की खास बात है। फिर इस हेक्सोकाइनेज के 2 सबस्ट्रेट्स होते हैं, 2 सबस्ट्रेट्स। कौन कौन से? एक तो है ग्लूकोज, इसको मैं लिख लेता हूं S1 सबस्ट्रेट 1, और एक है ATP सबस्ट्रेट 2। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं, बहुत जरूरी खास बात है वो। क्या है वो खास बात? वो खास बात ये है कि ATP इज यूज्ड एज मैग्नीशियम ATP। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो स्टेबलाइज कर देता है, वही कॉन्सेप्ट मैं वापस से बताऊंगा आपको। ATP है वो हमेशा मैग्नीशियम ATP के फॉर्म में काम आएगा। यदि कोई फ्री ATP चला गया, फ्री ATP, फ्री ATP का मतलब हो गया सिंपल ATP, यानी कि विदाउट मैग्नीशियम। यदि कोई विदाउट मैग्नीशियम वाला ATP आया तो ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो ये है इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा, और इसको लगा लो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनहिबिटर है वो पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पे ये आपके सामने जो डायग्राम है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिखो, एडिनोसिन पहला फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे 2 नेगेटिव। और मैग्नीशियम आयन के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या कर रहे हैं? इसको और इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसलिए एटीपी हमेशा मैग्नीशियम के साथ में ही यूज होता है। ये जो मैग्नीशियम है इसने क्या किया? अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट का जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो जो थर्ड गामा फॉस्फेट है, इट इज इजीली अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। ये ट्रांसफर होने के लिए इजीली अवेलेबल होता है। तो ये अपने पास में ध्यान रखना है इसके बारे में, एटीपी कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एंजाइम है उसके इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनहिबिटर कौन है हेक्सोकाइनेज का? एक तो मैंने बताया एटीपी, अनबाउंड एटीपी विदाउट मैग्नीशियम, ये लिख लेना। या एग्जाम के अंदर विदाउट ना लिखा हुआ है तो भी समझना है कि वो विदाउट मैग्नीशियम वाले की बात कर रहे हैं। और इसके साथ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है तो क्यों ग्लाइकोलाइसिस चलानी है फिर? इसलिए ये इसके इनहिबिटर होते हैं। और एक्टिवेटर कौन है? एक्टिवेटर है एएमपी। यदि सेल के अंदर एनर्जी की कमी है तो एएमपी हो गया, एडीपी हो गया, ये इसके एक्टिवेटर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ये हुआ अपने पास में पहली रिएक्शन के बारे में और हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में। अब अपन हेक्सोकाइनेज की कुछ और स्पेशलिटीज है उनकी बात करते हैं। हेक्सोकाइनेज एक नॉन स्पेसिफिक ऐसा एंजाइम है
जो कि प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोट्स के अंदर या सारे ऑर्गेनिजम्स में, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इस हेक्सोकाइनेज की खास बात एक और चीज, इन केस ऑफ ह्यूमन 4 टाइप के हेक्सोकाइनेज पाए जाते हैं, हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3 और एक होता है हेक्सोकाइनेज 4। ये जो हेक्सोकाइनेज 4 है इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, यही ग्लूकोकाइनेज है। और ये ग्लूकोकाइनेज है स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, खाली ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट जोड़ता है, और ये प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर, ये लीवर के अंदर प्रेजेंट होने वाला है। ये इतनी चीज अपने को समझ में आई। अब एक और चीज देखो, हेक्सोकाइनेज 2 लोब से बना हुआ है, मतलब इसमें 2 लोब्स होती हैं, मेड अप ऑफ 2 लोब्स। ऐसे समझो, ये है इसकी एक लोब और ये है इसकी दूसरी लोब, ये ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब होगा क्या कि इसकी एक लोब के ऊपर जब ग्लूकोज बाइंड करेगा, एक लोब के ऊपर, तो इसकी एक लोब ग्लूकोज बाइंड होने से थोड़ी सी रोटेट होगी और रोटेट होकर के दूसरी लोब के ज्यादा पास में आ जाएगी, ऐसे रोटेट हो गई। कितना डिग्री रोटेट हुई? 12 डिग्री रोटेशन हुआ, रोटेशन इन लोब्स। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि बोथ लोब्स कम क्लोजर बाय 8 एंगस्ट्रम। ये 8 एंगस्ट्रम और पास में आ जाती है, नजदीक आ जाती है, जिससे एक के ऊपर तो ग्लूकोज जुड़ जाएगा और दूसरे पे एटीपी जुड़ जाएगा और फिर आसानी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, मतलब कि आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा एटीपी से ग्लूकोज पे। ये देखो इस तरीके का सा कुछ सीन होता है इसका। 2 लोब्स का बना हुआ है और ये दोनों लोब्स के बीच में पहले देखो थोड़ी सी डिस्टेंस है वो ज्यादा है, यहां से समझ लो। जब अपनी लोब के ऊपर ग्लूकोज जुड़ा तो ग्लूकोज के जुड़ने से 12 डिग्री रोटेशन हुआ और 12 डिग्री रोटेशन होने के बाद -8 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस हो गई, मतलब 8 एंगस्ट्रम डिस्टेंस कम हो गई दोनों के अंदर। ये एंजाइम ऐसे काम करता है। तो रिएक्शन 1 के अंदर आपको इतना याद करना है। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की। रिएक्शन 2 के अंदर मुझे अभी जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि पहले वाले रिएक्शन में बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमेराइज करना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। यही तो हो रहा है ना। तो इस स्टेप के अंदर एक एंजाइम लगेगा, चाहो तो आप इसका नाम आइसोमरेज याद कर लो या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज है ऐसे याद कर लो, एक ही बात है। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज ऐसे याद कर लो, एक ही बात है। खास बातें देखो क्या हो रही है। खास बातें ये हो रही है कि एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिख रही है मेरे को, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरी ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक टाइप का एल्डोज शुगर होता है, ये अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और इसका कन्वर्जन हो रहा है फ्रक्टोज में जो कि होता है कीटोज शुगर। तो यहां पर एल्डोज से कीटोज का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया?
अब यदि एल्डोज से कीटोज बनाना है तो रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, रिंग ब्रेक्स एंड रीफॉर्म्स। रिंग है वो टूटेगी और टूट करके वापस से नया बनेगी। ये जो प्रोसेस चल रही है ये प्रोसेस एसिड बेस कैटालिसिस का एग्जांपल में आती है, एसिड बेस कैटालिसिस के एग्जांपल में आती है। ये भाई ध्यान रखना आप, एसिड बेस कैटालिसिस का एग्जांपल होती है ये रिएक्शन। और क्या क्या बातें अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं जो याद रखने वाली है, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद में देखो रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कहने को तो बड़ी इजी रिएक्शन है, एक एटीपी लगा दो, 6 नंबर के कार्बन पे तो पहले से ही फॉस्फेट है, 1 नंबर के कार्बन पे वापस फॉस्फेट लगानी है, और तो क्या ही करना है ऐसे ऐसे करके। पर जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी नहीं है। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो आप। कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं। देखो पहला, इस रिएक्शन में जो ये एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम एक इरिवर्सिबल रिएक्शन करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के अंदर कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये अदर मेटाबॉलिक पाथवेज में जा सकते हैं, इसलिए इनका रोल मतलब ये बन गए तो इससे ये साबित नहीं होता कि ग्लाइकोलाइसिस होगी। पर यदि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया ना तो ग्लाइकोलाइसिस होगी। इसलिए ये स्टेप को बोलते हैं कमिटेड स्टेप। ये स्टेप कमिटेड स्टेप है। ये स्टेप चला इसका मतलब 100% क्या होने वाला है, यहां पे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने वाली है। दो चीजें तो आपको ये यहां से पता चली। फिर यदि हम बात करें इस रिएक्शन की तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो एटीपी के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर। ये भी इतनी सी बात छोटी सी याद रखने वाली है। अब आते हैं इस एंजाइम के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एंजाइम है। तो हमारा जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसी एंजाइम को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, 1 नहीं लगा हुआ ना तो इसका मतलब वो 1 वाला ही है, ये 1 वाला एंजाइम है। इस एंजाइम की पहली खास बात, ये एंजाइम एक टेट्रामेरिक एंजाइम है, टेट्रामर। ठीक है, अब जो टेट्रामर एंजाइम है उसकी भी खास बात सुनते हैं अपन। ये एक सब यूनिट, ये दूसरी सब यूनिट, ये तीसरी सब यूनिट और ये चौथी सब यूनिट। 4 सब यूनिट हो गई इसके पास में। इसकी हर सब यूनिट के पास में 2 एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। ये देखो, ये 2 इसके पास में साइट होती है। अब इस एंजाइम के 2 सबस्ट्रेट है, चलो मैं यही लिख लेता हूं, इसके भी 2 सबस्ट्रेट है। एक तो है ये सबस्ट्रेट S1 और एक है ये सबस्ट्रेट S2, यानी एटीपी इसका सबस्ट्रेट है। और आपको काम की बात बताऊं,
एटीपी इस एंजाइम का इनहिबिटर भी है। लेकिन इन दोनों एटीपी के अंदर एक खास बात है। इसमें से चलो मान लो मैं एक को ए साइट बोल देता हूं, एक को बी बोल देता हूं, एक को ए बोल देता हूं, एक को बी बोल देता हूं, एक को ए बी ए और बी बोल देता हूं, ऐसे। अभी समझना मेरी बात। पहला कॉन्सेप्ट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम एक टेट्रामेरिक एंजाइम है और चारों सब यूनिट ऐसे जुड़ी हुई है। हर सब यूनिट के पास में 2 एटीपी बाइंडिंग साइट है। पहली साइट से सबस्ट्रेट एटीपी बाइंड होता है, यानी कि जो एटीपी इसको रोकता नहीं है काम करने से, सबस्ट्रेट एटीपी बाइंडिंग साइट। और जो दूसरी साइट है ना, वो है तो एटीपी बाइंडिंग साइट, लेकिन ये इनहिबिटरी एटीपी बाइंडिंग साइट है। इनहिबिटरी एटीपी बाइंडिंग साइट। यदि फर्स्ट एटीपी जुड़ा इनहिबिटरी साइट के ऊपर, तो दूसरी साइट पे वापस से दूसरा जल्दी जुड़ेगा, तीसरी यूनिट के बी के ऊपर तीसरा जल्दी जुड़ेगा और चौथी के ऊपर चौथा एटीपी जल्दी जुड़ेगा। ये मैं इनहिबिटर एटीपी लिख देता हूं ऐसे। यहां पे इनहिबिटर एटीपी जुड़ता है, यहां पे इनहिबिटर एटीपी जुड़ता है। समझ जाना बात को। है तो ये एंजाइम की एक सब यूनिट और इसके ऊपर 2 जगह एटीपी जुड़ सकते हैं। पहली जगह जुड़े तो अच्छा है, सबस्ट्रेट की तरह काम आएगा। दूसरी जगह जुड़े तो आप देख लो कि ये क्या काम करेगा, इनहिबिट करेगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं नोट करके कि एटीपी इज एन एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। ये इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। एक बार एक जुड़ेगा तो दूसरा उससे ज्यादा जल्दी जुड़ेगा, तीसरा उससे ज्यादा जल्दी जुड़ेगा। ऐसा होने से अब अल्टीमेटली इस एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सोचो, एंजाइम की एक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना, तो ग्लाइकोलाइसिस है वो रेट भी कम हो जाएगी। एक और चीज याद रखना, सिट्रेट होता है ना, वो भी इसका इनहिबिटर है। ऑल्सो द इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का इनहिबिटर होता है ये फॉस्फोसिट्रेट। इसमें बनेगा टीसीए साइकिल के अंदर। एक ग्राफ को समझने की कोशिश करो। जब एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ आ रहा है, ये नॉर्मल ग्राफ मान लो आप एक बार, नॉर्मल। और जैसे जैसे एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। और ज्यादा एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये ग्राफ और ज्यादा राइट साइड में शिफ्ट होगा। राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इसकी जो एक्टिविटी है, आप खुद देखो, इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है। हमने क्या किया, फ्रक्टोज की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कर लिया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको तो हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। लेकिन एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन जब कम है तो एक्टिविटी देखो यहां पे आ रही है मैक्सिमम। थोड़ी एटीपी बढ़ी तो ये एक्टिविटी कम हो गई एंजाइम की। और ज्यादा एटीपी बढ़ी तो देखो बहुत ही ज्यादा कम हो गई, पहले के कंपैरिजन में इतनी कम हो गई। एटीपी बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है। तो एक तो इनहिबिटर कौन हो गया, एटीपी। दूसरा इनहिबिटर कौन हो गया, सिट्रेट। और तीसरा एक और इनहिबिटर लिख लेते हैं, प्रोटॉन्स या हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया लो पीएच।
ये लो पीएच भी क्या है, इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम। ये आपको इतनी सी बात है वो समझनी है। फिर अपन एक्टिवेटर की बात करते हैं। एक्टिवेटर्स ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। इसके एक्टिवेटर्स कौन कौन है? तो इसके एक्टिवेटर के अंदर एक तो आएगा एटीपी का उल्टा एडीपी, और एएमपी भी चलेगा, वो तो और भी एनर्जी पुअर कंडीशन है। फिर एक है राइबुलोज, 5-फॉस्फेट, और ये जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट है वो बनता है फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट फॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्टिवेटर है, इनडायरेक्ट एक्टिवेटर है, पर चलो एक्टिवेटर तो है ना। और सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा पोटेंट, मोस्ट पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, ये भाई साहब का नाम है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। अब कंफ्यूज मत होना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के साथ। ये फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट अलग है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट अलग है। इस रिएक्शन को एक बार देखो तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। हमारे पास में एक इंटरमीडिएट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इससे बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और मैं बात कर रहा हूं 2,6 बिस फॉस्फेट की। कहानी समझो, मजा भी आएगा और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट तो हद से ज्यादा है। ये क्या है देखते हैं। हमारे पास में कुछ कंडीशन ऐसी है कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसको कन्वर्ट किया किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। क्लियर हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम कौन है यहां पे, एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। अभी अपन इसी के ऊपर तो है। अब काम की बात समझते हैं। हमारे काम की बात यह है कि एक दूसरा एंजाइम है, वो भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे काम कर सकता है। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। ये एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ता है, और जो 1 है वो 1 पे जोड़ता है, 2 है वो 2 पे जोड़ता है। तो कंपाउंड बनता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। समझ में आई बात? फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इसको एक्टिवेट करता है कि तू और काम कर, और काम कर। फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट PFK1 को एक्टिवेट करेगा तो ज्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। एक तो ये चीज। अब एक और चीज समझिए,
कभी कभी क्या होता है, इस एंजाइम का हो जाता है फॉस्फोराइलेशन। इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ेगी तो ये बन जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2, जिसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ी हुई है। और जब इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ी होती है तो ये बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक फॉस्फेटेज। ये फॉस्फेटेज का काम कर रहा है। और जब डीफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में होता है तो ये काइनेज का काम कर रहा है। देखो आप खुद, एक ही एंजाइम है, इसके बारे में मैं अलग से एक लाइन लिखवा दूंगा। ये एंजाइम पे जब फॉस्फेट जुड़ जाती है तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की सेकंड फॉस्फेट को वापस हटा देता है, जिससे ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो PFK1 थोड़ा कम काम करेगा, धीरे काम करेगा। इस एंजाइम को अभी के लिए हम कहेंगे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रक्टोज बिस PASE2, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखो आप एक बार देख लो इसको अच्छे से, ये ऐसे होता है। आया समझ में? वापस तो देखो मैं रिवाइज कराई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनो, हमारी रिएक्शन चल रही है ग्लाइकोलाइसिस की। हम काम करते करते आ गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर। अब बहुत सारे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गए। तो क्या हुआ, एक एंजाइम था जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2। इस एंजाइम ने क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के सेकंड कार्बन के ऊपर जोड़ दी फॉस्फेट, तो ये बन गया फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। और जो 2,6 बिसफॉस्फेट है उसने पहले वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, तो उसने बाकी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल दिया, जिससे ग्लाइकोलाइसिस आगे चलने लग गई, आगे चलने लग गई। अब काम की बात यह है कि जो काइनेस 2 है वो एक्चुअली फॉस्फेटेज भी है, बट वो कब फॉस्फेटेज है कब काइनेज है वो आपके सामने कहानी है। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 ये है एक बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल एंजाइम। बाई फंक्शनल एंजाइम कब है और क्यों है? जब ये डीफॉस्फोराइलेटेड होता है, डीफॉस्फोराइलेटेड, तब तो ये काइनेज का काम करता है। और जब ये फॉस्फोराइलेटेड होता है तब ये फॉस्फेटेज का काम करता है। उल्टा है, पर याद ऐसे ही रखना है, ठीक है? तो ये हुआ अपने पास में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी के बारे में। एक छोटा सा, जैसे ये चलो एक्टिवेटर्स के नाम लिखे हुए यहां पे, एक छोटा सा याद रख लेना कि कुछ तो बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा है, एंड ऑल प्लांट्स हैं। इन सब के अंदर जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है, ये एंजाइम यूज करता है पायरोफॉस्फेट, नॉट एटीपी। अभी अपन जो रिएक्शन पढ़ के आए उसमें एटीपी का इस्तेमाल हो रहा था, पर ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका एंजाइम एटीपी का यूज ना करके किसका यूज करता है, पायरोफॉस्फेट का यूज करता है। तो वो हो गई रिएक्शन नंबर 3। अब आते हैं अपन रिएक्शन नंबर 4 के ऊपर। रिएक्शन नंबर 4 ब्रेकडाउन कराना है उस कंपाउंड का जो अभी अभी बना है दो अलग एंजाइम्स के एक्शन से। फ्रक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज भी बोल सकते हैं। ये एंजाइम इसे तोड़ेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी। अब इसमें कुछ काम की बातें ये हैं, इसमें कार्बन नंबरिंग चेंज होगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में जाके। इस एल्डोलेज की 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास है वो पाई जाती है एनिमल एंड प्लांट्स में, क्लास 1 एल्डोलेज, और जो क्लास 2 एल्डोलेज है वो पाई जाती है फंजाई एंड बैक्टीरिया के अंदर। ये याद रखना, इस रिएक्शन से इतना सा ही खाली, एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स बनेंगे, और जो 2 कंपाउंड्स बने हैं उनमें कार्बन नंबरिंग बाद में बताऊंगा। जो एंजाइम है वो एंजाइम काम करता, मतलब 2 क्लास में होता है, और ये दोनों क्लासेस किस किस में पाई जाती है वो आपके सामने है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 है वो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इस आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की खास बात वही है जो खास बात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाली थी, यानी कि सेकेंड रिएक्शन की। वहां पर भी एक एल्डोलेज था ग्लूकोज, और यहां पर भी एक एल्डोलेज है। वहां पर भी एल्डोलेज का कीटोज में हो रहा था, यहां पर भी कीटोज में हो रहा है। इस रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है एनेडियोल, और ये याद रखना है ऑल्सो फॉर्म्ड, वहां लिखा नहीं था पर ऑल्सो फॉर्म्ड इन रिएक्शन 2। ये भी रिएक्शन 2 के अंदर जो है वो बनता है एल्डियोल, सॉरी एनेडियोल इंटरमीडिएट बनता है। जब कभी भी एल्डोज से कीट बनेगा या कीटोज से एल्डोज बनेगा तो बीच का जो इंटरमीडिएट होता है उसे एनेडियोल बोलते हैं। अब ये 3 कार्बन के अंदर चल रहा है तो ये 3 कार्बन का इंटरमीडिएट है, वहां 6 कार्बन का इंटरमीडिएट था। इस एंजाइम, मतलब ये जो रिएक्शन है इसकी 2 खास बातें याद रखनी है। पहली, एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाम से भी पता चल रहा है ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ट्रायोज फॉस्फेट होगी। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। और दूसरा खास बात इसका, चाहे कितना भी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाए, कितना भी बन जाए, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस proceeds with glyceraldehyde 3 phosphate, यानी कि ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाएगा। डीएचएपी बन भी गया तो वापस उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, इसीलिए ये एक स्टेप नेसेसरी है यहां पे। फिर आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, 2 ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स हैं, एक का नाम है फॉस्फोग्लाइकोहाइड्रोक्सिमेट और दूसरा है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इन दोनों की शक्ल देखो ओवरऑल, ये इसके साथ में कुछ कुछ मैच हो रही है, इतनी इतनी तो कम से कम मैच हो रही है, ये हो रही है ना मैच, समझ में आ रही है ना ये। और ये जो एनेडियोल है वो तो इंटरमीडिएट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कंपाउंड है फॉस्फोग्लाइकोहाइड्रोक्सिमेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये दोनों कंपाउंड उस एंजाइम आइसोमरेज के साथ में जुड़ते हैं, और जुड़ते भी 155 से 100 फोल्ड ज्यादा टाइटली। तो ये तो भाई इनहिबिटर हो गए, इनहिबिटर, और ये भी इनहिबिटर। किसके इनहिबिटर है? आइसोमरेज एंजाइम के इनहिबिटर है, ये याद रखना।
नेक्स्ट आ जाओ रिएक्शन नंबर 6 के ऊपर। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बनाना है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एक फॉस्फेट तो पहले से इसके पास में है, दूसरी फॉस्फेट और देनी है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। एक चीज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम का नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देखो ये GAP लिखा है इसने, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकलेंगे वो NAD को मिल जाएंगे, तो NADH बन जाएगा। और ये जो फॉस्फोराइलेशन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया वो यहां जुड़ जाएगा। अब जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है कार्बन नंबर 1 के साथ में, ये है वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड, इससे पहले तो नहीं बना था कोई हाई एनर्जी बॉन्ड। इसका मतलब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाई एनर्जी कंपाउंड। ये पहला हाई एनर्जी कंपाउंड है ग्लाइकोलाइसिस का। समझ गए बात? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक तो ऑक्सीडेशन करा लो, उसके इलेक्ट्रॉन ले लो और वो इलेक्ट्रॉन NAD को दे दो। NAD क्या करेगा? NADH बन जाएगा। ये NADH ETS में जाएगा तो ATP बनेंगे, वो बाद की कहानी है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन भी कर दो और एक बॉन्ड बना दो जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, हाई एनर्जी बॉन्ड बनेगा। ये हाई एनर्जी बॉन्ड किस में आ गया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो अगले स्टेप के अंदर एक ATP बन जाएगी। ये फॉस्फेट जो यहां एंटर कर रहा है अगले स्टेप में काम आएगा। खैर, एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, तो डिहाइड्रोजिनेज हो गया। अब इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का एक दो इनहिबिटर है, अपन दोनों इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं। इनहिबिटर्स, एक तो है आयोडोएसीटेट, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है ये, और एक है आर्सिनेट। अब ये आर्सिनेट की कहानी आपको सुनानी पड़ेगी, एग्जाम के अंदर आती है, तो इससे आपको फायदा भी होगा। चलो सुनो आराम से, आर्सिनेट की कहानी सुनते हैं। क्या हुआ कि जो आर्सिनेट है AsO43 नेगेटिव, इसकी शक्ल मिलती है इट इज एनालॉग ऑफ फॉस्फेट PO43 नेगेटिव। ठीक है, खाली आर्सिनेट और फॉस्फेट का अंतर है, बाकी ऑक्सीजन के जो अरेंजमेंट्स है वो सेम रहेंगे। तो ये एनालॉग हो गया इसका, एक बात। अब समझो दूसरा, हमारे पास में एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फेट। अब यदि इस एंजाइम को फॉस्फेट मिल जाए, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है, और एंजाइम का नाम होगा जो इस पे काम करेगा उसका बड़ा सा नाम है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूं गैप DH डिहाइड्रोजिनेज। इस कंपाउंड को गैप लिखा इन्होंने, तो अपन भी गैप लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये कंपाउंड मतलब ये एंजाइम ने काम किया तो
नॉर्मल रिएक्शन चलेगी और नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट एंजाइम काम करेगा और वो जो एंजाइम काम करेगा, अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर उस एंजाइम के बारे में नाम पता आता सब पढ़ लेंगे, एक बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंजाइम है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होता है। ये एंजाइम काम करेगा तो बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और इसकी खास बात ये होगी कि यहां एक एटीपी बन जाएगा, एडीपी। तो जो ये फॉस्फेट आई है ना, ये यहां पर एडीपी के ऊपर जुड़ जाएगी। ये तो है नॉर्मल रिएक्शन। अब आ जाओ अपने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर। यदि इस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को एक आर्सेनेट मिल जाए तो जो एंजाइम है GAPDH, इस एंजाइम ने क्या किया, इसने बना दिया 1 आर्सिनो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट पोजीशन पे आर्सिनो जुड़ जाएगा, 1 आर्सिनो 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। और ये इतना अनस्टेबल है कि ये बहुत जल्दी से टूट के बनेगा 2 फॉस्फो ग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना वेरी फास्ट ब्रेकडाउन। इतना फास्ट ब्रेकडाउन हुआ कि एंजाइम यहां काम ही नहीं कर पाया। एंजाइम couldn't वर्क। कौन सा एंजाइम, जो नेक्स्ट एंजाइम है वो काम ही नहीं कर पाया। और जब एंजाइम काम नहीं कर पाया तो देयर इज नो एटीपी फॉर्मेशन, नो एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी का लॉस हो गया फिर तो इसकी वजह से। अब काम की बात यह है, पहले तो ये समझ लो पूरा का पूरा क्या हुआ। अब काम की बात यह है कि ये जो आर्सिनेट है ये किसका इनहिबिटर है, इट इज द इनहिबिटर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये एंजाइम उस इंटरमीडिएट पे काम करता है जो इंटरमीडिएट सही बना हुआ है और इस एंजाइम ने बनाया है, उस पे काम करता है। लेकिन आर्सिनेट होने के कारण इसी एंजाइम ने एक गलत इंटरमीडिएट बना दिया जिसके ऊपर अगला एंजाइम काम नहीं कर रहा, वो तो काम करने के लिए बैठा है। तो ये आर्सिनेट ने किसका काम बिगाड़ा, अगले एंजाइम का नहीं बिगाड़ा, पिछले का बिगाड़ा। चीज समझने की कोशिश करना आप। ये ऐसे समझो कि हमारे पास में 2 स्टेप के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक इंसान ए है, उस इंसान को एक्स पर्सन एक मैसेज देता है जो उसको बी इंसान को देना है, क्लियर। और बी इंसान क्या करेगा, सी को वो मैसेज देगा। अब यदि एक्स पर्सन ने सही मैसेज दिया तब तो सी तक सही बात पहुंचेगी। यदि एक्स पर्सन ने गलत मैसेज दिया तो जो बी है
उसके पास गलत मैसेज आएगा तो अगले सी के पास में गलत मैसेज जाएगा, अल्टीमेटली इसकी डिग्निटी खराब हुई। तो ये इनहिबिटर इसका माना जाता है, चीज समझ लो आप। ये तो ये आर्सिनेट के काम करने का तरीका है। आर्सिनेट की वजह से कंपाउंड बनता है 1-आर्सिनो-3-फॉस्फोग्लिसरेट, वेरी वेरी अनस्टेबल, इतना जल्दी टूटता है कि एंजाइम काम ही नहीं कर पाता अगला वाला, तो एटीपी नहीं बनता। इस स्टेप में एक एटीपी का लॉस हुआ। और याद रखना ग्लाइकोलाइसिस में दो कंपाउंड चल रहे हैं, जहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना उसके आगे दो कंपाउंड चल रहे हैं, तो 2 एटीपी का लॉस हो गया। ऐसे 2 स्टेप चलेंगे एक साथ, 2 एटीपी का लॉस हुआ। चलो अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप के बारे में, रिएक्शन नंबर 7। जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, PGK। और ये जो फॉस्फेट पुरानी वाली हाई एनर्जी बॉन्ड वाली, ये है हाई एनर्जी बॉन्ड, तभी तो ये हाई एनर्जी से एडीपी वाला लो एनर्जी है उसके ऊपर चला जाता है। तो कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और एक एटीपी बन जाएगा। ये एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे बना हुआ है, यहां कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टाइप नहीं हुआ, तो ये सबस्ट्रेट लेवल पे बना हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी बात। जो रिएक्शन नंबर 6 है और जो रिएक्शन नंबर 7 है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ चलती है। उसका कारण समझना आप। रिएक्शन नंबर 6 को देखो एक बार। इस रिएक्शन के अंदर इस फॉस्फेट को जोड़ा जा रहा है और जो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ निकल जाएंगे। एक तो एनर्जी निकल रही है, ऊपर से कोई बॉन्ड बनाया जा रहा है। ये तो ऐसी बात हुई कि किसी ने फास्ट कर रखा है, एक तो बॉडी की एनर्जी कम होती जा रही है, खाना मिल नहीं रहा है, और ऊपर से काम करवाया जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन दिख रही है, इसमें ये हाई एनर्जी का बॉन्ड बनाने के लिए बाहर से एनर्जी लगेगी। ये एक टाइप की एंडरगोनिक रिएक्शन हो गई। तो ये रिएक्शन अनफेवरेबल है। ये रिएक्शन तभी चल सकती है जब ये अगली रिएक्शन इसके साथ चले, क्योंकि इसमें ये हाई एनर्जी का बॉन्ड टूटेगा ना, तो जल्दी एनर्जी मिलेगी। तो आपके लिए काम की बात, रिएक्शन नंबर 6 एंड 7 आर कपल्ड रिएक्शन। अब आपको ये पूरी कहानी ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो कि जो रिएक्शन नंबर 6 है, उस रिएक्शन को चलने के लिए एनर्जी में चेंज आ रहा है प्लस, यानी कि ज्यादा एनर्जी लग रही है उसमें, तो ये चलना तो नहीं चाहती। पर जो 7th रिएक्शन है उसमें एनर्जी डिफरेंस इतना आ रहा है, तो ये इसके साथ चलेगी। तभी देखो 6th और 7th को मिला के लिखा हुआ है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और एडीपी को बोलेंगे ये वाली फॉस्फेट लेने के लिए। हालांकि 2 स्टेप की रिएक्शन जरूर है, पर चलती इतना फास्ट है ये, तो सीधा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट दिखाया ही नहीं यहाँ पे, कपल्ड में ऐसा ही होता है। और जो फाइनल एनर्जी चेंज आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, जो अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन दोनों की दोनों एक साथ चलती है। आप आराम से देखो इसको, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। अभी हमारे पास में बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसा कंपाउंड जिसके 3rd कार्बन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ी है। हमें क्या करना है, 3rd से 2nd पे शिफ्ट करना है। ऐसा एंजाइम जो कि एक ही कंपाउंड में फॉस्फेट को या किसी ग्रुप को एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर करता है, उसे म्यूटेज कहते हैं। इस एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। काम की बात यह है कि मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर दिस एंजाइम। रिएक्शन क्या हुई वो समझ में आया? उसी कंपाउंड में 3rd से 2nd पे ले जाना है किसी ग्रुप को,
तो विद इन मॉलिक्यूल जब ग्रुप ट्रांसफर होता है तो वो म्यूटेज नाम के एंजाइम्स करते हैं, ये रिएक्शन चल जाएगी, एटीपी वगैरह बननी नहीं है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, कोई खास बात वैसे है नहीं यहाँ पे। म्यूटेज क्या करता है, कैटेलाइज करता है फंक्शनल ग्रुप को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। अब ना यहां से आता है एक बहुत ही काम का ट्विस्ट जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी उसी के भरोसे पे काम कर रही है। देखो क्या है इस एंजाइम की फंक्शनिंग, देखो सबसे पहले ये एक एंजाइम है अपनी नॉर्मल नेटिव कंडीशन में। इस एंजाइम की एक्टिव साइट में एक हिस्टिडीन है और हिस्टिडीन पे पहले से फॉस्फेट जुड़ा है, यानी कि ये फॉस्फेट किसका है, एंजाइम का। ये है एंजाइम्स फॉस्फेट, ये एंजाइम का फॉस्फेट है, ठीक है। इसके ऊपर 3-फॉस्फोग्लिसरेट आके जुड़ा एक्टिव साइट में, तो ये ऐसे सेकंड जगह पे ये देखो ये आके जुड़ गया। अब क्या हुआ कि एंजाइम ने अपने फॉस्फेट को सेकंड फॉस्फेट के साथ में, सेकंड कार्बन के साथ में जोड़ दिया, सेकंड के साथ जोड़ दिया, और तीसरा वाला जो फॉस्फेट था वो हिस्टिडीन पे वापस ट्रांसफर हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट और एंजाइम भी अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। एक बार समझ के देखो, मेरे पास मेरा खुद का फॉस्फेट था, इसके पास थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, मैंने इसके सेकंड कार्बन पे फॉस्फेट दे दिया और थर्ड कार्बन से वापस ले लिया, इसके तो सेकंड पे फॉस्फेट आ गया और मेरे पास मेरा फॉस्फेट वापस आ गया। पर यहां ना एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि कभी कभी एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी बन जाती है जिसमें सेकंड एंड थर्ड दोनों के ऊपर फॉस्फेट है, और इसे कहते हैं 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड समटाइम्स, हमेशा तो नहीं, समटाइम्स रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट, और यदि ये बाहर आया तो ये करेगा गड़बड़। इस एंजाइम का नाम है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। लिखा है ओकेजनली 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट डिसोसिएट्स फ्रॉम द एंजाइम लिविंग इट इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। एंजाइम खुद इनएक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप खुद देखो। एक्टिव एंजाइम कब होता है, जब इसके हिस्टिडीन के पास में फॉस्फेट होता है, लेकिन यहां तो देखो हिस्टिडीन के पास में फॉस्फेट ही नहीं है, तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट है। पर इससे क्या होगा, कैसे होगा वो समझो। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाइंड करता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ी उससे ये जुड़ेगा जाके। अगर ऐसा हुआ तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से तो ये जुड़ गया 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये हाईली नेगेटिव है क्योंकि 2 फॉस्फेट है ना, हाईली नेगेटिव है। ये ऑक्सीजन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा तो इससे ये छूट नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी। एक तो दिक्कत ये हो गई। अब क्या किया जाए अब आरबीसी को ना नीड मोर 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आरबीसी को ज्यादा चाहिए यही कंपाउंड, मतलब ये जहर है और यही जहर ज्यादा चाहिए। क्यों?
टू ट्रांसफर फॉस्फेट ऑन हिस्टिडीन ऑफ एंजाइम। एंजाइम के हिस्टिडीन पे फॉस्फेट ट्रांसफर करने के लिए यही चाहिए। अब आप कहोगे यही क्यों चाहिए सर, एटीपी का फॉस्फेट जोड़ दो और कोई सिंपल फॉस्फेट जोड़ दो। भाई एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर वही जा पाएगा जो उसके साथ कॉम्पेटिबल होगा। अब हमने कहा कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहां पे हिस्टिडीन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर फॉस्फेट जोड़नी है, तो हर कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ेगी वहां पे। जब ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जाएगा ना, तो ये अपनी फॉस्फेट इस पे जोड़ेगा और खुद 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन के बाहर निकलेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन के बाहर निकलेगा। इसलिए आरबीसी को यही वापस चाहिए। है तो ये नुकसानदायक, क्योंकि ये ज्यादा जाएगा तो हीमोग्लोबिन से यही जुड़ेगा वापस से, ये जुड़ेगा तो वापस दिक्कत आएगी। पर ये जाएगा ना, तभी एंजाइम वापस काम करेंगे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस कम करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा समझने में आपको हो सकता है दिक्कत आए, पर ये समझना। अब आरबीसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रेपेपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल। एकदम आसान है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। आरबीसी के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे बना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो टूट गया ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डीएचएपी के अंदर। डीएचएपी वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आगे रिएक्शन चल रही है। अभी बना था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर एंजाइम काम करता है बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज काम करता है। ये एंजाइम काम करेगा ना, तो इससे क्या होगा कि ये बनेगा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर यही एंजाइम काम करेगा। ये भी बाई फंक्शनल एंजाइम है, ये दोनों सेम एंजाइम है, बाई फंक्शनल एंजाइम। जैसे मैंने वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 का बताया था ना, वो काइनेज भी है और वो फॉस्फेटेज भी है, वैसे ही ये एंजाइम म्यूटेज भी है और ये फॉस्फेटेज भी है। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। एक तो फर्स्ट वाले की जो फॉस्फेट है वो सेकंड पे कन्वर्ट कर दे, सेकंड पे ले आएगा, और सेकंड पे जब आएगी तो यही एंजाइम फॉस्फेटेज का काम करेगा, और फॉस्फेटेज का काम करेगा तो बिना एटीपी के 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। एटीपी नहीं बनी, देखो ये पाथवे इधर चलता तो एटीपी बनती, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाती है। तो जब इस तरीके का पाथवे चलेगा तो इससे क्या होगा, इससे एक तो एटीपी का लॉस होगा, एटीपी लॉस, नेट 2 एटीपी का लॉस हो जाएगा। एक और चीज देखो इस पाथवे की खास बात है, ये वाला स्टेप है, ये फर्स्ट एटीपी सिंथेसिस स्टेप है। अगला स्टेप वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनेगा, लास्ट वाला है वो एटीपी सिंथेसिस का है। ये फर्स्ट एटीपी सिंथेसिस का स्टेप है, ये स्किप हो गया। आप ये समझो कि ये वाला स्टेप है ही नहीं, रिएक्शन ऐसे चल के ऐसे चल गई, ऐसे समझना इस बात को। रिएक्शन कैसे चल गई, इस डायरेक्शन से जाके ऐसे चल गई, तो ये वाला स्टेप तो चला ही नहीं। तो जब रेपेपोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल चलती है या जब कभी भी 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो फर्स्ट एटीपी सिंथेसिस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज
बाईपास्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बनाना। एंजाइम जो है वो बाई फंक्शनल है, ये मैंने बता ही दिया। एक तो ये चीज याद रख लेना आप। नेक्स्ट देखो, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है। और वो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड क्या है? हमारे पास में एक एंजाइम है जो फर्स्ट स्टेप में काम करता है, हेक्सोकाइनेज। यदि उसके जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? यदि इसके जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगी। ये नहीं चलेगी तो लेस 2,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट बनेगा, और लेस बनेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन बढ़ेगी, विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगी। आई मेरी बात समझ में? देखो ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, वो नॉर्मल एरिथ्रोसाइट का ग्राफ है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व है हीमोग्लोबिन का। आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे देखो आप, या आप ऐसे देखो कि मान लो 25 कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो जो नॉर्मल कर्व है उसमें सैचुरेशन कितना है? 50 से 60 के बीच में, 55 मान लो। लेकिन जो हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट एंजाइम वाला आदमी है, उसमें तो ज्यादा सैचुरेशन हो गया हीमोग्लोबिन का। जिसमें पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंट है, उसमें क्या होगा? उसके अंदर मोर 2,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट एक्यूमुलेट होगा, ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। और ये ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी। आराम से समझ लो, ये चीज काम की है। और ये जो ग्राफ है वो एनिमल फिजियोलॉजी का ग्राफ है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व पढ़ते हैं अपन, सिग्मोइड कर्व आता है, ये मोर सिग्मोइड है, ये ज्यादा ही एस के जैसा दिख रहा है, मोर सिग्मोइड। ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि भाई पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है, उसमें म्यूटेशन हो गया तो बताओ कर्व कैसा होगा, तो वो मोर सिग्मोइड बन जाता है। ये राइट को शिफ्ट हुआ है और ये लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। रिएक्शन नंबर 9 के अंदर एक एंजाइम काम करेगा, इनोलेज, जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाना है। इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन करने से ये जो बॉन्ड होगा ये बनेगा हाई एनर्जी बॉन्ड। ये हाई एनर्जी वाला बॉन्ड आ जाएगा। अब ये हाई एनर्जी वाला बॉन्ड है ना, इससे एटीपी बन सकती है, तो अगले स्टेप में एटीपी बनेगी, यहां एटीपी नहीं बनेगी। और ये कंपाउंड है वो सेकेंड हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। इस इनोलेज का एक इनहिबिटर है फ्लोराइड। फ्लोराइड है वो इनहिबिटर होता है इसका। फ्लोराइड टूथपेस्ट में भी पाया जाता है, पता है? और टूथपेस्ट में होगा तो वो बैक्टीरियल इनोलेज को इनहिबिट करता है। बैक्टीरियल, ये मैं इनहिबिट का साइन लगा लेता हूं ऐसे, बैक्टीरियल एनोलेज है, इसको इनहिबिट करता है ये एंजाइम। तो ये 9th रिएक्शन हो गई अपने पास में कंप्लीट। अब आते हैं 10th लास्ट रिएक्शन के ऊपर। लास्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट रिएक्शन इज कैरिड बाय पाइरुवेट काइनेज, पीके। ये एंजाइम क्या करेगा? इस हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ेगा,
और जब ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूटता है ना, तो हाई एनर्जी बॉन्ड के टूटने से एटीपी बन जाता है। अब ये एटीपी भी सबस्ट्रेट लेवल पे बना है। साथ ही साथ इस एंजाइम का खास बात है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है ये। इस एंजाइम के एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी हैं, तो लिख लेते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर लिख लेते हैं। ऑफ पीके ये है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि किसने बनाया था? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने बनाया था। और इसके जो इनहिबिटर्स है भाई साहब, खतरनाक इनहिबिटर्स, एक का नाम है एटीपी और एक है एलानिन अमाइनो एसिड। एलानिन अमाइनो एसिड और एटीपी ये दोनों इसके इनहिबिटर होंगे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जब काम करेगा तो उसको एक तो चाहिए पोटेशियम काम करने के लिए, याद रखना है ये, इसलिए बता रहा हूं मैं। और साथ ही साथ इसे मैग्नीशियम या मैग्नीज में से एक चाहिए। देखो और लगा है बीच में। पीके एंजाइम को काम करने के लिए इन दोनों में से एक चाहिए। और ये रिएक्शन देखो कैसे होगी। फोस्फोइनोल पाइरुवेट को सबसे पहले एक तो मैग्नीशियम यहां स्टेबलाइज करेगा और पोटेशियम इस ऑक्सीजन के चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। फिर ये जो एडिनोसिन का ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इसके ऊपर फॉस्फेट पे, और इससे बॉन्ड टूटेगा और इनोल पाइरुवेट इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली पाइरुवेट बन जाता लास्ट में, जिसके पास में फॉस्फेट नहीं है। ये फॉस्फेट एटीपी के पास में आ चुकी है तो एटीपी बन गए। एक एटीपी बना है इस स्टेप में। ऐसे दो स्टेप एक साथ चलेंगे, वो तो आपको पता ही है क्योंकि दो दो कंपाउंड्स हैं वो काम कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं रिएक्शन के अंदर। ये हुई अपने पास में रिएक्शन। अब आगे बात कर लेते हैं जो भी है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जिनसे सवाल बन सकता है या फिर इवन पता होना चाहिए। मतलब जैसे ग्लाइकोलाइसिस है वो एनाएरोबिक कंडीशन में और एरोबिक कंडीशन में दोनों में चलती है। पूरी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं किया अपन ने। दूसरा, लैक्टेट अंडर एनाएरोबिक कंडीशन एंड प्रोडक्ट होता है। लैक्टेट पाइरुवेट है, उसके बाद में लैक्टेट और बनेगा। इन द एरोबिक कंडीशन पाइरुवेट बनता है और वो फिर टीसीए साइकिल में चला जाता है, वो बाद की कहानी है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर ग्लाइकोलाइसिस उनके अंदर मेजर पाथवे है जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है ईटीएस के थ्रू, लेकिन जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उनमें बेचारों में ग्लाइकोलाइसिस चल जाए तो 2 एटीपी पर ग्लाइकोलाइसिस मिल जाए, इतना बहुत है। पर ऐसे साइट्स या ऐसे ऑर्गेनिल्स या फिर ऐसे सेल्स जो है उनके अंदर फिर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं चलती है, क्योंकि ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलेगी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी और उतनी है नहीं, तो उससे अच्छा कम मेटाबॉलिज्म चले। एरिथ्रोसाइट, कॉर्निया, लेंस इनके अंदर होता है। देन नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट क्यों बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे ही किसी भी कंपाउंड के ऊपर फॉस्फेट जुड़ेगा तो फॉस्फेट की वजह से उससे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ये फॉस्फेट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ये अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा तो उल्टा ग्लाइकोलाइसिस चलेगी अच्छे से। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ट्रांसपोर्टर नहीं होते हैं फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स के लिए, इसलिए इसका फायदा भी है ये।
फॉस्फोराइलेशन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स है एंजाइमेटिक कन्वर्जन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। फॉस्फेट जोड़ जोड़ के एनर्जी को ट्रांसफर करते रहो। जैसे किसी एक कंपाउंड के पास एटीपी मतलब एनर्जी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी का यूज करके दूसरा बॉन्ड बना लिया, फिर उस बॉन्ड को तोड़ के तीसरा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी निकलती है उसको हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनाकर एनाबॉलिज्म में यूज करते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये पढ़ लेना, कुछ ज्यादा खास है नहीं। मैं हट जाता हूं, देखो ये पढ़ लो आराम से, आराम से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा और बात करते हैं। 3 एंजाइम्स है, एक तो हेक्सोकाइनेज, एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एक पाइरुवेट काइनेज। ये तीनों के तीनों इरिवर्सिबल रिएक्शन चलाते हैं और इनका रेगुलेशन ज्यादा जरूरी है, और ये ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करने वाले एंजाइम होते हैं। ये 3 वही हैं फर्स्ट, थर्ड एंड 10th वाले जो इरिवर्सिबल रिएक्शन चलाते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, ये टेबल याद रखना। एंजाइम कौन सा है, उसका इनहिबिटर कौन सा है और उसका एक्टिवेटर कौन सा है, देख लेते हैं। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका इनहिबिटर है और एएमपी एडीपी इसके एक्टिवेटर है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एटीपी, प्रोटॉन, सिट्रेट, ये इसके इनहिबिटर है। जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, एडीपी, अमोनिया, अमोनियम आयन मतलब, और फॉस्फेट, ये इसके एक्टिवेटर है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, सिट्रेट इसका इनहिबिटर है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका एक्टिवेटर है, एएमपी भी इसका एक्टिवेटर है। फिर पाइरुवेट काइनेज लास्ट वाला, एटीपी एंड एलानिन एक्टिवेटर इनहिबिटर है, एएमपी और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये एक्टिवेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब लास्ट चीज देखते हैं अपन, कार्बन नंबरिंग कैसे चेंज होती है और कौन सा कार्बन ग्लूकोज का आगे कौन सा कार्बन बन जाता है इंटरमीडिएट का, जरूरी है। हमारे सामने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दे रखा है, ये तो इसलिए दे रखा है क्योंकि ये टूटेगा, बाकी बात ये ग्लूकोज के जैसा ही है, ये सेम एज ग्लूकोज। ये सीखो भाई, ये काम का है। इसका पता कैसे लगाएंगे, एक काम कर सकते हैं, रेडियो लेबल कर सकते हैं ग्लूकोज को, फिर उसको चलने दो, अपने आप पता चलेगा कौन सा कार्बन कहां जा रहा है। ध्यान से सुनो, देखो ग्लूकोज का 1, 2, 3 नंबर वाला कार्बन डीएचएपी का 1, 2, 3 बन जाता है। डीएचएपी का 1 ग्लूकोज का 1 कार्बन है, डीएचएपी का सेकंड कार्बन ग्लूकोज का सेकंड कार्बन है, और डीएचएपी का थर्ड कार्बन ग्लूकोज का थर्ड कार्बन है। अब ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का 1 बन जाता है, ग्लूकोज का 5वां कार्बन ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का सेकंड बन जाता है, और ग्लूकोज का 6ठा कार्बन ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का थर्ड कार्बन बन जाता है। अब जब ये कन्वर्जन होता है डीएचएपी का ग्लिसरेल्डिहाइड के अंदर, पहले तो याद रखना ग्लूकोज का कौन सा, ओरिजिनल डीएचएपी का और ग्लिसरेल्डिहाइड का बनता है। फिर डीएचएपी है वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ग्लिसरेल्डिहाइड का जो फर्स्ट है
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो फर्स्ट है वो बनता है थर्ड, सेकंड ही रहता है, और जो थर्ड है वो 1 बन जाता है, यानी कि उल्टा ऐसे होता है। आपको फाइनली ये याद रखना है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है। वो ग्लूकोज के कौन कौन से कार्बन है? ग्लूकोज का फर्स्ट वाला और सिक्स्थ वाला तो ग्लिसरैल्डिहाइड का थर्ड बनता है, ग्लूकोज का सेकंड और फिफ्थ है वो सेकंड बन जाता है, और ग्लूकोज का थर्ड और फोर्थ वो ग्लिसरैल्डिहाइड का फर्स्ट कार्बन बनता है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे के जितने भी जो कंपाउंड्स बनेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद जितने भी बनेंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड पाइरुवेट, उन सब में कार्बनिक नंबरिंग होगी अकॉर्डिंग टू ग्लिसरैल्डिहाइड, यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड का जो कार्बन फर्स्ट है वो उन सब का फर्स्ट है, तो ग्लूकोज का जो फोर्थ एंड थर्ड है वो सबका फर्स्ट बनता है। ये थोड़ा सा शांति से सुनो, देखो क्या लिखा है, अपने आप ये सारा समझ में आएगा। नेक्स्ट, ऑल इंटरमीडिएट्स have carbon numbering same as ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये याद रख लो इतना सा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।